नमस्कार। आज मैं एक दूसरी आपराधिक घटना के बारे में आपको बताऊंगा जो मेरी एसएसपी अलीगढ़ की तैनाती के दरमियान घटी थी। बात 4 जनवरी 2018 की है। थाना दादव और समय सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे का। एक लड़की लगभग 19 वर्ष की जिसने अपना नाम बेबी डॉटर ऑफ जमुना लाल निवासी आज़ाद नगर शुक्लागंज गंगा घाट उन्नाव का बताया। बहुत घबराई हुई बदहवास सी ये थाने में दाखिल हुई। थाने में उस समय मुंशी जी यानी जो कांस्टेबल क्लर्क होते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, रात में सारी दिन भर की जो लिखा पढ़ी है उसको निपटाते हैं। एक दीवान जी और एक महिला कांस्टेबल जो महिला हेल्प डेस्क पर बैठती हैं वो मौजूद थी। काफ़ी देर तक वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी। महिला कांस्टेबल हेमलता ने उसको पानी पिलाया, इत्मीनान कराया, अलग ले जाकर कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी जल्दी कुछ भी बता सकने में असमर्थ थी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर को भी एसओ को भी खबर की गई। सब इंस्पेक्टर इंचार्ज जो नाइट ड्यूटी में थे वो भी कहीं गए थे, वो भी आ गए। सबको ये शंका हो रही थी कि इस लड़की के साथ कोई दुराचार हुआ है, शायद इसीलिए ये बोल नहीं पा रही है। महिला कांस्टेबल ने और फिर एक महिला सब इंस्पेक्टर ने पूछताछ शुरू की। यहाँ कैसे आई, उन्नाव की रहने वाली हो। काफ़ी देर तक, करीब 3 घंटे उन लोगों को लगे उस पर आप बीती सुनने के लिए। थोड़ा थोड़ा जब वो नॉर्मल हुई तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि बात 31 दिसंबर की है, 31 दिसंबर 2017 की। वो शुक्लागंज जो गंगा घाट पर है उसके लोकल बाज़ार के परचून की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। थोड़ी देर में एक वैन उसके बगल से गुजरी और 10 कदम आगे जाके ज़ोर से ब्रेक लगा के रुक गई। एक महिला ने शीशे से सिर निकालकर मेरी तरफ इशारा किया कि वो मेरा रुमाल गिर गया है, इसको मुझे दे दो। ये सोचकर कि 30 तारीख है, कड़ाके की ठंड है, ये महिला वैन से उतरना नहीं चाह रही है, बेबी ने यानी उस लड़की ने तुरंत वो रुमाल उठाया और उस वैन के पास तेज कदमों से गई। जब तक वो वहाँ पहुँचती तब तक वैन का बगल का जो स्लाइडिंग डोर है वो खुल चुका था। जैसे ही उसने रुमाल देने के लिए हाथ बढ़ाया, मंजू ने अपने हाथ नहीं बढ़ाए, मतलब वो महिला नाम जिसका बाद में मंजू पता लगा, उसने हाथ नहीं बढ़ाए। और थोड़ा और नज़दीक आने पर बेबी को उसका ये कहना था कि मुझे हल्की हल्की बेहोशी आने लगी। नीचे उतरकर उस महिला ने सहारा देकर उसे वैन में बिठा लिया। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसकी नींद खुली या जब उसकी होश में आई वो, तो उसने पूछा हम लोग कहाँ आ गए। आसपास के जो दुकानों पे बोर्ड लगे होते हैं उससे उसको अंदाज़ लगा कि हम कानपुर में हैं। महिला को और बेबी को उस महिला ने और उसमें सवार और लोगों ने ये बताया कि तुम कानपुर में हो, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर ले चलेंगे। बेबी का ये भी कहना उस समय कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी तमाम कोशिश के बाद भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। थोड़ी ही देर में उस महिला ने अपने जेब से फिर एक रुमाल निकाला और मेरे मुंह पोंछने की, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो पानी से मुंह पोंछने की के बहाने
नाक के पास उसने जैसे ही वो रुमाल ले आई, वही रुमाल थी जो मैंने उठा कर दी थी, वैसे ही मैं फिर बेहोश हो गई। अगली बार जब मेरी नींद खुली या मुझे होश आया तो मैंने पूछा कि अब हम कहाँ आ गए, क्योंकि वो गांव जैसा था, छोटे छोटे मकान थे, खेत और खलिहान ज़्यादा दिख रहे थे। उस महिला ने बताया कि तुम अलीगढ़ में हो और अब रात होने वाली है, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। एक कमरे में उसको ले गए। बीवी का कहना था कि कमरा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ़ सुथरा था। डबल बेड एक पड़ी हुई थी और उसमें सभी जो एक डबल बेडरूम में जो सामान, साजो सामान होते हैं, वो सब उसमें मौजूद थे। थोड़ी देर में जब वो हल्की हल्की नॉर्मल होने लगी तो उसने ज़ोर ज़ोर से महिला से पूछना शुरू किया कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे घर भेज दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। बीवी ने कहा जब मैं ज़्यादा जिद करने लगी तब तक दो मर्द भी भीतर आ गए। उनमें से एक ने डांटते हुए कहा कि जरा सा भी चालाकी की मारी जाओगे, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगेगा, तुम उन्नाव की रहने वाली हो, यहाँ पास में गंगा बहती है, यहीं मार के गंगा में फेंक देंगे कोई नहीं जान पाएगा, ढूंढते रह जाएंगे। ये डर गई, सहम गई। सवेरे बड़ी मुश्किल से सोई। उसका कहना था मुझे नींद नहीं आई। रात में उसके साथ वही महिला थी। महिला इसे तरह तरह समझाती रही कि हम तुम्हारे फ़ायदे की बात करेंगे। और सुबह उसने उसके कपड़ों का नाप लिया, एक इंची टेप उसके पास था, मेरी कमर का लंबाई का और पैंट की लंबाई का, इस तरह का नाप उसने ले लिया महिला ने। मैंने पूछा ये क्यों नाप ले रही हैं आप? महिला ने कहा क्यों देहातियों की तरह रहती हो, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा सा बनाया है, अच्छे कपड़े पहनो, चार लोग तुम्हें देखेंगे। उसने कहा मुझे कपड़ा पहनने की बहुत ज़रूरत नहीं है, घर में जो कपड़ा है वो हम पहन लेते हैं, बाकी मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और स्कूल में अपने स्कूल ड्रेस में ही जाती हूँ, स्कूल में जाते समय प्राइवेट कपड़े या ऐसे कपड़े अलाउड नहीं हैं। फिर उसको डांटना, डपटना और समझाना, तीनों काम एक साथ वो महिला करती रही। सवेरे उसे नाश्ता पानी दिया गया, नहाने के लिए बताया गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा वो ठीक हुई और बार बार वो यही जिद कर रही थी मुझे मेरे घर भेज दो, जब ऊंची आवाज़ होती थी तब उन दो में से कोई न कोई भीतर आ जाता था और गालियां देता था, समझाता था। 12:30-1 बजे के आसपास किसी ने आके महिला को कपड़ों का एक बड़ा सा बंडल दिया, जिसमें 2 जीन्स, टी शर्ट, जाड़े में ऊपर से पहनने के लिए स्वेटर और जैकेट जैसी चीज़ें, कुछ स्कर्ट्स और तमाम कपड़े, 2 सैंडल और तमाम कपड़े। बेबी का कहना है पहले मैं बहुत खुश हुई देख के कि इस तरह के कपड़े मैंने पहने नहीं थे, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कोई न कोई पेच है और उसने तुरंत पूछा कि इन कपड़ों का हम क्या करेंगे। महिला ने फिर समझाया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कपड़े पहनने हैं बहुत अच्छे से और जैसा जैसा हम कहते जाएं वैसा करती जाओ, तुम फ़ायदे में रहोगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। दोपहर के खाना खाने के बाद एक कम उम्र की लड़की जो ब्यूटी पार्लर का शायद काम करती थी, अपना वो जो ब्यूटिशियन का बैग होता है वो लेके आई और इसको सजाना संवारना शुरू किया। बीच बीच में ये रोने लगती थी। महिला ने पहले ही बता रखा था कि ब्यूटी पार्लर वाली आ रही है, उसके सामने अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो वो दोनों जो आते हैं बार बार वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये रोने का इसका मन होता था या ऐसा लगता था रो पड़ेगी, वैसे ही वो महिला आंखें तरेर के उसको चेतावनी दे देती थी कि अब दोनों आने वाले हैं। ये चुप हो जाती थी। इसका कहना है कि मुझे
6-7 बजे तक अच्छे से तैयार कर दिया। जो कपड़े नए लाए गए थे वो सब पहना दिए, और जैसे भी लड़की को तैयार किया जाता है वो अच्छे से उसे तैयार कर दिया। 9 बजे के आसपास वही वैन फिर आ गई जिसमें उसको लाया गया था उन्नाव से, और उस गांव से वो दादो कस्बे में आ गए। वहाँ 2 कमरे का एक छोटा सा मकान था, जो कस्बे के बीच में सड़क के किनारे 2 कमरे का मकान था। एक कमरे में वो महिला और वो लड़की बेबी, और दूसरे कमरे में 2-3 आदमी जो पहले से मौजूद थे। महिला ने, जिसने अपना नाम मंजू बता दिया था, उसने बेबी से कहा कि देखो ड्रामा मत करना, तुम्हें देखने वाले आए हैं, अभी तुम्हें देखेंगे, बात अगर तय हो गई तो हम तुम्हारी शादी कराएंगे, हम प्रॉपर शादी कराएंगे, बैंड बाजा बारात से तुम्हारी शादी होगी और हम तुम्हारे माँ बाप होंगे, इसलिए चालाकी मत करना। थोड़ी देर में एक अधेड़ उम्र का पैंट शर्ट पहने हुए, अच्छे पहनावे का, उसके कहने का मतलब था, एक आदमी आया। वो खड़ा ही रहा और देखता रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। इसी बीच मंजू ने उसे खड़े होने को कहा, बेबी को। ये खड़ी हो गई, फिर चलने के लिए कहा। थोड़ी दूर आगे थोड़ी दूर पीछे वो चल के आई, फिर बैठने के लिए कहा, और वो आदमी जो उसे देख रहा था वो वहाँ से चला गया। बेबी का कहना था कि मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जब दरवाज़ा खुलता था तो मन करता था तेज़ी से भाग जाऊं, ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर लगता था कि शहर है, मैं भागूंगी और फिर ये पकड़ पाए तो फिर मेरी हत्या कर देंगे या मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे, वो मेरी सोच के बाहर है। बगल के कमरे में जो 3 लोग बात कर रहे थे वो बातें उनकी ऊंची हो रही थी। बेबी कान लगा के, चूँकि बिल्कुल दादो कस्बा देहात का कस्बा है, बिल्कुल देहात का, घोर देहात का, और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है। बगल के होने वाली बात थोड़ी थोड़ी छन के बेबी के कानों में पहुँच रही थी। ये बात चली 11:30 बजे तक, और इसकी ये समझ में आया कि कोई 4 लाख या 5 लाख रुपए की लेन देन का मामला है, और ये सौदा मेरा ही किया जा रहा है। वो फिर घबराई। खैर 11-11:30 बजे जो भी लोग आए थे वो चले गए। मंजू ने कहा कि हम लोगों को अब यहीं सोना होगा जब तक कि बात तय नहीं हो जाती। इस 2 कमरे के मकान में शौच जाने के लिए कोई अलग से टॉयलेट नहीं था, शौच के लिए उसे बाहर ही जाना होता था। कस्बे के बाहर जो खेत हैं वहीं सुबह और शाम मंजू उसे अपने साथ शौच के लिए ले जाती थी। नहाने का एक कमरा उसी में बना हुआ था, बाहर से पानी लेकर मंजू आती थी और वहीं बेबी नहाती थी। 3 दिन तक ये लोग वहीं पर रहे, और इन तीनों दिन कोई न कोई उनको देखने आता था, और फिर जो बातचीत होती थी वो उसकी यही समझ में आ गया, पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये मुझे बेचने की तैयारी है। लेकिन साथ साथ ये भी था कि शादी, क्योंकि वहाँ बैंड का खर्चा, खाने का खर्चा, शादी घर का खर्चा, इस तरह की बातें भी जो भी लोग 3-4 दिन आए थे उनके सामने हुई थी। बेबी का कहना है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि शादी भी, बेचना भी, और फिर उसके दिमाग में ये भी चलने लगा कि शायद मुझे गलत काम में या गलत धंधे में डालने की तैयारी हो रही है। 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को सवेरे, जब वो मंजू उसको बाहर शौच के लिए खेतों के पास ले जा रही थी, उसकी निगाह पड़ी कि दूधिए यानी दूध बांटने वाले 2 एक मोटरसाइकिल से और थोड़ी थोड़ी दूर पर, देरी पर साइकिल से दूध की टंकी लिए हुए संभवतः उस कस्बे से बाहर शहर की तरफ जा रहे हैं लोग। चूँकि 3 दिन से जा रही थी, उसने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की थी, तो मंजू को ये शायद लगा हो कि अब ये मेरे कब्जे में है, मेरी पकड़ में है, अभी कहाँ भाग के जाएगी। उस दिन वो दोनों
खेत के भीतर गए। मंजू पीछे पीछे रहती थी और बेबी को आगे कर दिया करती है। बेबी की निगाह उन्हीं दूधियों पर थी। थोड़ी दूर से आते हुए 2 दूधिये एक साथ साइकिल पर उसे दिखाई पड़े। अचानक बेबी जोर से उठी वहाँ से और पगडंडी की तरफ, कच्ची सड़क की तरफ जहाँ से वो दूध देने वाले जा रहे थे, उनकी तरफ भागी और ठीक सामने उनके 2 साइकिल वाले दूध देने वाले सामने पड़ गए। साइकिल से उतर गए। ये चिल्लाने लगी। इसी बीच इसका ध्यान इस तरफ भी गया कि मंजू वहाँ से भाग गई। उन दोनों को इसने कहा कि साहब, मुझे थाने का पता बता दीजिए, किधर से जाना है, और अगर आप लोग पहुँचा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बेबी ने कहा, मैंने उन दोनों के पैर भी छुए। एक उसमें थोड़ा बुजुर्ग था, एक नौजवान था। उन दोनों ने कहा, बिल्कुल हम तुमको थाने तक ले जाएंगे और घबराओ मत। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है, इस कस्बे में किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करे। और वो दोनों पैदल ही उसको लेकर थाने में गए। कस्बे से ठीक बाहर निकलते ही, और अलीगढ़ से जब आप आते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ कस्बा थाना दांदो है। वो उसको लेके थाने पर पहुंच गए। सूरज नहीं निकला था, हल्का हल्का अंधेरा था। और फिर उसके बाद उसने वो आप बीती अपनी सुनाई हेड कांस्टेबल को। खबर की गई। एसओ इंचार्ज भी आए, सब इंस्पेक्टर भी आए। फिर महिला कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल 1528 हेमलता को इस काम में लगाया गया कि इससे पूछो कि वो मकान का भीतर का हुलिया कैसा था, रोज़ वो किस रास्ते से कहाँ से आती थी, कोई पहचान की चिन्ह, कोई बड़ा पेड़। बहुत याद कर करके उसने बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाई, लेकिन कहाँ से कितने कदम चल के और कैसे वो खेत तक पहुँचती थी, उसने पूरी बात बताई। कमरे के भीतर कौन कौन सी चीज़ थी, क्या बर्तन रखे हुए थे, किस तरह की चद्दर थी, तकिया किस कलर तकिया का कवर किस कलर का था, खाने वाले बर्तन कौन कौन से थे, एल्युमिनियम के कितने थे, स्टील के कितने थे, ये सब उसने बताया। पूरी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद, हेमलता और 2-3 सिपाही ये थाने की गाड़ी लेकर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहुंच गए कस्बे में उस मकान को ढूंढने के लिए। उनको जहाँ जहाँ और उसको भी बेबी को नहीं ले गए। बेबी हेमलता, हेड कांस्टेबल हेमलता के पास ही बनी रही, और सब इंस्पेक्टर भगवती को कोई कन्फ्यूज़न कहीं होता था तो वो हेमलता को फ़ोन करके बेबी से उसके बारे में पूछते थे। 12 बजते बजते सब इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद और बाकी दोनों तीनों सिपाहियों ने वो घर लोकेट कर लिया। पूछताछ की तो सबका नाम पता भी सही नाम पता भी पता चल गया। हालांकि उस घर में ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़वाया गया। जो स्थानीय सभासद थे, स्थानीय मेंबर थे, उनकी उपस्थिति में उसने चद्दर का जो कलर, तकिए का जो कलर, बर्तन, सब कुछ वही पाया गया। फिर कस्बे में एक दूसरे के बारे में लोगों को जानकारी बहुत अच्छी होती है। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने लिया है, ये सब पता लगने के बाद ये पता लगा कि संजय और उनकी पत्नी मंजू, उन्होंने ये किराए पर ले रखा है और उनका गांव फला फला है। गांव भी उन्होंने बताया कि गांव नगला मुंडा का रहने वाले हैं, जो दाना थानो क्षेत्र में ही, लेकिन बहुत इंटीरियर का गांव है। जब वो लोग किसी काम से, कस्बे में किसी काम से आते हैं, तहसील जाने के लिए आते हैं, तो यहीं 2-1 दिन रुकते हैं। यही बात आसपास के लोगों ने भी बताई। तो ये पता चल गया कि महिला अंजू पत्नी संजय के पिता का नाम नाहर सिंह,
संजय के भाई का नाम सोमवीर और पप्पू सन ऑफ जगवीर, ये सभी नगला मुंडा के दादों के रहने वाले थे। और इनके साथ एक और लड़का था जिसकी वैन बताई जाती है, जो सबसे चटक था इसमें, उसका नाम सोनू था, अतरौली का रहने वाला था। पूरी बात सब इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद ने अजय सिंह चाहर, जो थानाध्यक्ष थे, उनको बताई और टीम भेजने को कहा और इनसे कहा कि गांव चलना है नगला मुंडा, और अगर इनको जल्दी अरेस्ट न किया गया तो ये भाग जाएंगे। खैर घेराबंदी की गई और अगले दिन तक संजय को छोड़ के उसकी पत्नी, सोमवीर, पप्पू, ये सब पकड़कर आ गए। जिस तरह की बात उसने बताई थी पहले, उसको कंफर्म किया गया, बात बिल्कुल सही थी, जो भी बीबी ने बताया था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद पूछताछ के दरमियान क्या हुआ होगा आप सहज अंदाज़ा लगा लीजिए। विशेषज्ञों की 4 टीम अलग अलग चारों पर पिल पड़ी। अच्छी वाली और सबसे अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई। 3-4 घंटे में जो तस्वीर निकल कर आई वो बहुत खौफनाक थी, बहुत परेशान करने वाली थी। उन लोगों ने बताया कि इस बेबी का वहाँ से यहाँ तक लाने का 40,000 रुपये वो सोनू को ऑलरेडी यानी पहले से दे चुके हैं, और ये भी कहा कि यहाँ चलन है बाहर की लड़कियों से शादी करने का। हम बहुत से लोग संपर्क में रहते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं या जो किसी वजह से पत्नी उनके पास नहीं रहती, वो शादी कराते हैं। उनका ये कहना है कि हम शादी करके ही रखेंगे घर में, ऐसे घर में रखने पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत या बहिष्कार किया जाता है। लड़कियां इसी तरह बैकग्राउंड की टेलीफोन से पता करते करते हम लोग पता किए रहते हैं, उनको ले आते हैं, उन्हें 1 लाख से लेके 5 लाख 8 लाख तक में हम उनका सौदा करते हैं। इसमें शादी कराने के लिए शादी घर, कोई जो जिसको ले जाना है वो उसकी पसंद का भी होता है कि साहब हम गाज़ियाबाद में शादी घर से करेंगे, हम दिल्ली में फलां लॉन से करेंगे, उसको किराए पर लिया जाता है, कैटरर को लिया जाता है, गाजे बाजी को लिया जाता है, और ये 5-7 लोग 10 लोग ये घराती यानी लड़की वाली की तरफ से होते हैं। और लड़की की माँ मंजू कभी माँ बनती है, कभी चाची, कभी मामी, कभी ये बता के इस लड़की के माँ बाप मर गए हैं। बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सेट पैटर्न था इनका। गाजे बाजे से वहाँ शादी होती है, फ़ोटो खींचती है, और फिर वो आदमी जो इस लड़की को खरीदता है वो लेके चला जाता है। लड़की से ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम वहाँ जाओगी, 4-6 दिन तक उस अपने पति की यानी उस लड़के की जो खरीद के ले गया है उसकी सेवा करोगी। लगातार इस बात पे नज़र होगी कि इसका पैसा कहाँ रखा जाता है, इसका गहना कहाँ रखा जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ पैसे, गहने या और भी सोने चांदी के सामान के बारे में। इस बीच में 4-6-10 दिन 15 दिन जितने भी दिन लगे उसको विनोवर करके उसका पता करना है, और फिर मौका लगाकर पूरा सामान बटोर कर वो सीधे वहीं आ जाती हैं। ये तय रहता है कि सामान यहीं खोला जाएगा, आधा आधा बांटा जाएगा, उसके बाद की सारी सेफ्टी का काम इन्हीं लोगों का होगा। आसपास के 3-4 ज़िलों में इस तरह की ज़बरदस्ती शादी या शादी के बाद दुल्हन का पैसा जेवर लेके भाग जाने के मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। एक एक करके सभी जनपदों में ऐसे मुकदमों का पता किया गया, और ज़्यादातर जगह पे वो मुकदमे लंबित थे। पता नहीं लगा था कि वो लड़की कौन थी, शादी किसने कराई थी, कहाँ से आई थी, कैसे हुआ था, क्योंकि ये सब जैसे संजय और उनकी पत्नी मंजू, वो अपने घर में कभी उन्होंने लड़की नहीं दिखाई नगला मुंडा में। उन्होंने हमेशा उस किराए के मकान में जो कस्बे में है वहाँ पे वो लड़की दिखाई। वहाँ लोग पहुँचते होंगे, इनके बारे में पूछते होंगे। दरअसल उसका जो मकान मालिक था उससे टेलीफोन पे बात करके ही
ये पता बता के वहाँ, पता तो अपना बिल्कुल सही बताया था लेकिन नाम अलग अलग थे। पुलिस वालों की धौंस में, पुलिस वालों के जानकारी में, और वो भी मैंने आपको बताया कि पूरा दिन लग गया सही आदमी तक पहुंचने में। सामान्य आदमी डर के मारे, बेइज्जती की वजह से आता होगा, पता लगा के चला जाता होगा। फिर उसमें 4 लोगों की को और वांटेड किया गया, और एक महिला और इसी तरह शादी कराने वाली कासगंज की थी, जिसके विरुद्ध 4-5 मुकदमे आसपास के ज़िलों में हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में लिखे हुए थे। अगर लड़की वहाँ जहाँ बेची गई है या जिससे शादी हुई है कंफर्टेबल नहीं हो पाई तो वो भाग जाती है, अपने घर पहुँच जाती है, फिर वहाँ लोग मुकदमा लिखाते हैं, ज़बरदस्ती भगा के ले जाने, बेचने और इस तरह का। तो मानव तस्करी का ये बहुत बड़ा खुलासा उस समय हुआ था, और ऐसी 5-6 लड़कियों के बारे में इन लोगों ने सूचना दी थी, जहाँ रेड करके, जहाँ बात करके, ज़्यादातर लड़कियाँ सामान लेके कई कई लाख रुपए के जेवर लेके भाग चुकी थी। ये पहले उसको बेचते हैं, प्रॉपर उसकी शादी कराते हैं, और कभी कभी बहुत गरीब बैकग्राउंड की जो लड़कियां होती हैं उन्हें ये लगता है कि शायद हमारी यही नियति है, हमारा यही डेस्टिन्ड है, और नियति को मान के वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और वहीं बनी रहती हैं। इस लड़की का बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह का था। इसके पिता मजदूरी करते हैं और इससे बड़े एक भाई और एक बहन हैं, और ये 12वीं की छात्रा है, लेकिन पढ़ने में अच्छी थी, और इसीलिए उसने अपना पूरा दिमाग लगा के उनके चंगुल से छूट कर सीधे थाने पर पहुंच गई। अगले दिन बेबी के भाई ओम नारायण को भी बुला लिया गया। उससे भी सारी बात पूछी। उसने बताया कि जब ये गायब हुई 31 तारीख को, तो 1 तारीख को हमने शुक्लागंज गंगा घाट में इसकी गुमशुदगी भी लिखवाई है, और हम लोगों ने सारी रिश्तेदारियों में जितनी रिश्तेदारियाँ हमारी हैं, जितनी इसकी जाने की संभावना है, सब जगह इसका पता किया, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं लगा था। तो एक आपने टीवी सीरियल्स में, पिक्चरों में और समाचार न्यूज़ चैनल्स में हमारे ख्याल से हर दूसरे तीसरे महीने में ये खबर आती है कि ऐसी ऐसी शादी हुई, और ये लुटेरी दुल्हन उसको नाम दिया गया है। कॉमन पार्लेंस में उसको लुटेरी दुल्हन के नाम से उसे जाना जाता है। ये जाती हैं, घर वालों को विन ओवर करती हैं, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने लगता है, और फिर घर में कुछ बचता नहीं, सब कुछ लेके ये चली जाती हैं। तो ये मानव तस्करी का, और फिर इसी गैंग से हम लोगों ने ट्रैक किया कि अब तक कितनी लड़कियां कहाँ से, नेपाल से भी ले आई है, ये नॉर्थ ईस्ट से भी ले आए, ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा ले आए हैं, और कानपुर के आसपास इन्हें सबसे आसानी से लड़कियां मिल जाती हैं, और उनको बेचने के बाद या उनकी शादी कराने के बाद वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती हैं, और अपनी वही नियति मान के वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसलिए इनके लिए जो सबसे आसान था वो यही लखनऊ का देहात का इलाका, उन्नाव और कानपुर के आसपास के जितने छोटे बड़े कस्बे हैं वहाँ से। तो इस तरह से शादी या रिश्ता या वैवाहिक बंधन जब 2 परिवारों के बीच में हो, तो परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी किया जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस केस में लड़के को पता था कि वो लड़की को खरीद रहा है, लेकिन इस तरह से लुट जाने की बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई। शायद इसीलिए जो लड़की को खरीद के ले जाते हैं उनको लगता है कि मैंने गलत किया है, लूटने के बाद वो थाने पर भी नहीं जाते। बहुत कम केसेस में घर वाले बहुत दबाव बना के थाने तक जाते हैं, मुकदमा लिखाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 5 या 6, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ये मुकदमे आसपास के ज़िलों में इस तरह के कायम थे, लेकिन सभी लंबित थे, किसी में कोई गिरफ्तारी नहीं थी। और बाद में उसको कनेक्ट करके इन 4-5 में से 3-4 में इन्हीं लोगों को मुलजिम बनाया गया था, और मेरे वहाँ से स्थानांतरण तक ये सभी जेल में भी थे। संजय जो भाग गया था वो बाद में मिला, और सोनू जो अतरौली का था ये भी बाद में मिला, और सभी लोग एक साथ जेल में
आज बस इतना ही। कल मैं मेरी तैनाती के दरमियान अलीगढ़ की क्राइम की एक दूसरी घटना के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।